जय हिंद साथियों, मैं धनंजय स्टडी विद MKS NGO में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की NCERT ज्योग्राफी का 5वां चैप्टर, जिसका नाम है जल यानी वाटर। तो चलिए मित्रों, हम इसको शुरू करते हैं। जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में कुछ चित्र बनते हैं। आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज़ की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। वह जल कहाँ चला जाता है? सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा हिम और सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरती है। मित्रों, यह अब थलशाला क्या होता है? तो यह छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता होता है मित्रों, जिसको हम गमला भी बोल सकते हैं एज आ। मित्रों, जिस प्रकार प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप में बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता है, उसको जल चक्र कहते हैं। मित्रों, हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है, जो शताब्दियों पूर्व उपस्थित था, वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। आलवण जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिमनद है। महासागर एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। इसमें अधिकांशतः नमक, सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। मित्रों, थलशाला क्या है? एक बड़े जार में 1/4 भाग में मिट्टी भरकर उसे अच्छी तरह दबा दें। इसके ऊपर ह्यूमस की एक पतली परत लगाएं। पहले सबसे बड़े पौधे लगाएं, तदनंतर उसके चारों ओर छोटे पौधे को व्यवस्थित करें। इसमें जल की फुहार छिड़कें। जल को बंद कर दें, पत्तियों एवं जार को बंद कर दें मित्रों, और पत्तियों मिट्टी के द्वारा वाष्पित जल संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में नीचे गिरता है। मित्रों, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यहाँ पे सभी जो हैं प्रमुख झीलें, नदियाँ, ये सब दर्शाई गई हैं। तो इसको आप पढ़िएगा, समझिएगा, किताब से देखिएगा। लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। मित्रों, महासागर में औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। जल का विवरण अगला टॉपिक है हमारा। चलिए पढ़ते हैं मित्रों। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? निम्नलिखित तालिकाओं में जल वितरण का प्रतिशत दिया गया है। मित्रों, महासागर में 97.3% जल है। बर्फ छत्रक 0 to 0 है। भूमिगत जल 0.68 है। मित्रों, झीलों का आलवण जल 0.009 है। स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें 0.009 है। वायुमंडल 0.0019 है। मित्रों, नदियों का जल 0.0001 है। टोटल मिला के 100% हो रहा है। मित्रों, एक फैक्ट मित्रों पढ़ते हैं। इजराइल में मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं, यानी तैर सकते हैं, क्योंकि नमक की अधिकता इसे संघन बना देती है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर जल में बहुत नमक डाल दिया जाए तो आप अपने आप उसमें डूबेंगे ही नहीं, आप तैरते रहेंगे। वही यहाँ पे समझाया गया है, जो कि इजराइल के मृत सागर में होता है। मित्रों, 2 लीटर जल लें। मान लें यह पृथ्वी की सतह पर जल की संपूर्ण मात्रा है। बर्तन में 12 चम्मच जल माप कर दूसरे कटोरे में रखें। बर्तन से जल निकलने के बाद शेष जल लवणीय जल को दर्शाता है, जो महासागर एवं समुद्र में पाया जाता है। यह जल उपभोग के लिए
उपयुक्त नहीं है। यह लवणीय जल नमक युक्त होता है। कटोरों से निकाला गया 12 चम्मच जल पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण अलवणीय जल की मात्रा को दर्शाता है। मित्रों, चित्र में इस जल के वितरण को दर्शाया गया है। आप स्वयं देखें कि आप जल की कितनी मात्रा का उपभोग कर सकते हैं। मित्रों 9 चम्मच इक्वल टू बर्फ छत्रक, 2 चम्मच इक्वल टू भौम जल, 1 आधा चम्मच अलवणीय जल की झीलें और 1 बूंद इक्वल टू नदियाँ। इतना कम अलवणीय जल हमारे पास है। मित्रों, जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। मित्रों, ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने से हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं। मित्रों, आगे बढ़ते हैं। महासागरीय परिसंचरण अगला टॉपिक है हमारा। मित्रों, एक फैक्ट हम जानते हैं कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। मित्रों, समुद्रीय या महासागरीय परिसंचरण, इसमें बताया गया है कि समुद्रीय तट जो है पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन पर नम बालू, ठंड पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत सब कुछ मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। यह कभी शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। यह कभी शांत नहीं रहता। महासागरों की गति को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं। मित्रों, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ मित्रों, तरंगे, एक फैक्ट को जान लेते हैं। जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती हैं। जितनी ही तेज पवन बहती है उतनी ही बड़ी जो है तरंगे उत्पन्न होती है। मित्रों, समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है। यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें तरंग कहते हैं। फिर से मैं इसको पढ़ता हूँ। जब लगातार उठता और गिरता रहता है, क्या महासागरीय सतह पर जल, जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें तरंग कहते हैं। मित्रों, आइए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, और बताते हैं आपको कि सुनामी को जापान भाषा का एक शब्द है पोताश्रय तरंगे। सुनामी जापान भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। मित्रों, तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं। इसके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप मित्रों 15 मीटर तक की ऊंचाई वाले विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती हैं, जिसे सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। ये तरंग 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती है। 2004 में सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया। मित्रों, आइए हम इसके बारे में जानते हैं, जिसका अगला टॉपिक है मित्रों सुनामी, पृथ्वी का तांडव। मित्रों, 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों तथा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिम सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 9.0 मापी गई। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी। समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई। इस कारण भूकंप आया। महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया, नीचे की दिशा में झुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल
उसी ओर बहने लगा। फलस्वरूप दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा। भारतीय प्लेट के वर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र की ओर लौटा। जब सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आया, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है। इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए। भारतीय सीमा का धुर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित, पूरी तरह से डूब गया। जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगें सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी, तरंगों की लंबाई कम हो गई। जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इसकी गति भी 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक कम हो गई। मित्रों, समुद्र तट से सुनामी तरंगे 3 किलोमीटर तक की गहराई तक फैल गई, जिसके फलस्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुए। मित्रों, यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणाली क्रियाशील है, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है, क्योंकि यहाँ भूकंपीय क्रिया बहुत कम होती है। मित्रों, दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई, वह पिछले कई सौ वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण, आरंभिक चेतावनी की प्रणालियों में हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई। सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगें उठने लगती है। जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थानों पर न जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्रित होने लगे। इसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंगें आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई। अगला टॉपिक है मित्रों, ज्वार और भाटा। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार एवं भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं, और जब जल अपने निम्नतम स्तर पर आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। मित्रों, आइए हम आगे देखते हैं। मित्रों, सूर्य के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है तो उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। इस प्रकार सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्राथमिक एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। उच्च ज्वार नौ संचालक में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करता है। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटों से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। मित्रों, अगला हमारा टॉपिक है मित्रों, महासागरीय धाराएं। मित्रों, महासागरीय जो धाराएं होती हैं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म एवं ठंडी हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। ठंडी धाराएं ध्रुवों एवं उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय एवं निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती है। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल
धाराएं होती हैं मित्रों, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है, जिस सतह पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं। वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं मित्रों। ये देखिए यहाँ पर सारी जलधाराएं जो विश्व की हैं वो दी गई हैं, इसको आप याद कर लें, रट लें, समझ लें। जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। मित्रों, इसी के साथ हमारा ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार मित्रों।